पिछले 4 घंटे से दिल्ली के बीजेपी हेडक्वार्टर में बीजेपी कोर ग्रुप की मीटिंग चल रही है और इस बैठक में सीएम योगी, यूपी के दोनों डेप्यूटी सीएम अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ साथ कई बड़े नेता मौजूद हैं। और जाहिर सी बात है, इस मीटिंग में सबसे बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश चुनाव, पोलिंग स्ट्रैटेजी और टिकट बंटवारे पर बड़े फैसले हो सकते हैं। आज इंडिया टीवी ओपिनियन पोल से पता चल गया है, लड़ाई कांटे की है। योगी आदित्यनाथ सबसे आगे हैं, लेकिन अखिलेश यादव बहुत पीछे नहीं है। सीट के हिसाब से देखें तो बीजेपी प्लस और समाजवादी गठबंधन में 60 से 70 सीटों का अंतर बचा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में योगी आगे हैं, लेकिन अवध में समाजवादी पार्टी लीड ले चुकी है। बुंदेलखंड को बीजेपी स्वीप कर रही है, लेकिन पूर्वांचल में लड़ाई कांटे की है। सारी पार्टियां दावा करती है कि उनको 300 सीटें आएंगी, लेकिन ओपिनियन पोल के मुताबिक 300 सीटें किसी को नहीं आएंगी। यूपी चुनाव पर इंडिया टीवी ग्राउंड जीरो रिसर्च का ओपिनियन पोल क्या कहता है, इसका पूरा विश्लेषण अगले 40 मिनट में आप देखेंगे। ओपिनियन पोल का फैसला आ गया है। योगी आदित्यनाथ यूपी के सभी रीजन्स में अखिलेश यादव से आगे चल रहे हैं, लेकिन कहां कितना आगे चल रहे हैं, कौन सी कास्ट योगी के साथ है और कौन अखिलेश को वोट देने जा रहा है, कानून व्यवस्था बड़ा मुद्दा है या राम मंदिर, उत्तर प्रदेश के लोग क्या चाहते हैं, यह सारा डेटा हमने इकट्ठा किया है। पूरी बारीक डिटेल आपको देंगे, लेकिन पहले देखिए इंडिया टीवी ग्राउंड जीरो रिसर्च की ओपिनियन पोल का रिजल्ट क्या है। ओपिनियन पोल में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी 230 से 235 सीट जीत सकती है। अखिलेश यादव के समाजवादी पार्टी गठबंधन को 160 से 165 सीट मिलने की उम्मीद है। प्रियंका गांधी वाड्रा की तमाम कोशिशों के बावजूद कांग्रेस को सिर्फ 3 से 7 सीट मिल सकती है। मायावती की बीएसपी का हाल और बुरा है, उनके खाते में भी 5 सीट से ज्यादा आना मुश्किल है, जबकि 1 से 3 सीट अन्य पार्टियों या इंडिपेंडेंट उम्मीदवारों को मिल सकती है। ग्राउंड जीरो रिसर्च के ओपिनियन पोल में यूपी के एक विधानसभा के सीट का फुल कैलकुलेशन है। सारा डेटा ग्राउंड सर्वे से इकट्ठा किया है और यह यूपी चुनाव का सबसे बड़ा और सबसे सटीक ओपिनियन पोल है। बीजेपी एक बार फिर से सरकार बना सकती है उत्तर प्रदेश में, यह इंडिया टीवी और ग्राउंड जीरो रिसर्च के सर्वे का नतीजा है। भले ही सीटें भारतीय जनता पार्टी की काफी कम हो रही हैं, ये सबसे बड़ी खबर है इस वक्त की। इंडिया टीवी और ग्राउंड जीरो रिसर्च के मुताबिक एक बार फिर योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। सपा गठबंधन को 160 से 165 सीटें मिल सकती है और बाकी लड़ाई में और कोई दल नहीं है, बिल्कुल क्लियर है। बीजेपी 230 से 235 कंफर्टेबल मेजॉरिटी से आप कह लेंगे, लेकिन 325 पर थी सहयोगियों के साथ 2017 में, याद रखिएगा, वहां से घटकर 230 235 हो सकती है। यूपी में योगी आदित्यनाथ एक बार फिर मुख्यमंत्री बनते दिखाई दे रहे हैं। 25 दिन बाद पहले चरण के चुनाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होंगे। सबसे पहले आपको इस इलाके का पॉलिटिकल कैलकुलेशन बता देते हैं। पश्चिमी यूपी में 21 जिले हैं और यहां कुल 97 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल से क्लियर होगा कि इन 21 जिलों में कौन सा मुद्दा ट्रेंड कर रहा है। ओपिनियन पोल के अनुमानों के मुताबिक यहां बीजेपी को बढ़त हासिल है, हालांकि समाजवादी पार्टी को फायदा होता दिख रहा है। अब 97 सीटों में से बीजेपी को 59 सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मिल सकती हैं हमारे सर्वे के मुताबिक। 97 में से 59। अब ये पिछली 2017 की तुलना में कैसा परफॉर्मेंस है हम आपको वो दिखाएंगे अभी जब कंपैरिजन करेंगे। समाजवादी पार्टी प्लस आरएलडी को 37 सीटें, मैं फिर कह रहा हूं 97 टोटल सीटें हैं, उसमें से 37 समाजवादी पार्टी को मिलती हुई दिखाई दे रही है। समाजवादी पार्टी प्लस आरएलडी उनके सहयोगियों को। और बहुजन समाज पार्टी को यहां केवल 1 सीट हासिल होगी, ऐसा फिलहाल जो हमारा सर्वे है वो इशारा कर रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीएसपी का जोर नहीं चल रहा और कांग्रेस का तो यहां पर खाता भी खुलता दिखाई नहीं देता अभी तक, जो हमारा सर्वे इशारा कर रहा है उसके मुताबिक। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी बनती हुई दिखाई दे रही है, बीजेपी कॉम्बिनेशन, उसके बाद समाजवादी पार्टी प्लस आरएलडी, उसके बाद बहुजन समाज पार्टी। हालांकि कोई तुलना नहीं है क्योंकि बीजेपी प्लस है 59 पर, सपा प्लस है 37 पर, बसपा को केवल 1 सीट और बाकी कांग्रेस और अन्य में भी कोई सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही। यह हमारे सिफोलॉजिस्ट का आंकलन बताता है। अब आप ये कंपैरिजन देखें तो पिछली बार 2017 में बीजेपी को रिकॉर्ड तोड़ जीत मिली, 82 सीटें 97 में से यहां जीती थी। वो इस बार काफी घट रही हैं, वो 59 पर आ रही हैं, यानी 23 सीटों का नुकसान पश्चिम उत्तर प्रदेश में होता हुआ दिखाई दे रहा है। और सपा और आरएलडी का साथ आना
कितना बड़ा कमाल करता है आप ये देखिए कि 9 सीट से जो समाजवादी पार्टी खेली थी 9 सीट से वो कॉम्बिनेशन में जब आती है तो 37 सीट पर पहुंच जाती है। आप देखिए इतना बड़ा उछाल 28 सीटों का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अकेले अकेले गठबंधन को होता हुआ दिखाई दे रहा है। बसपा ने पहले भी बहुत कमाल नहीं किया था, इस बार भी नहीं। पिछली बार 3 सीटें मिली थी, इस बार 1 सीट मिलती हुई दिखाई जा रही है इस सर्वे के अंदर आपको। और ऐसे ही कांग्रेस पार्टी की अगर आप बात करें तो पिछली बार 2 सीटें आई थी यहां से, लेकिन वो भी इस बार छिनती हुई दिख रही है, ऐसा मुमकिन है। और अन्य के खाते में देखें तो 1 सीट थी पिछली बार, इस बार 1 भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही। तो बीजेपी प्लस -23, सपा प्लस +28, बीएसपी -2, कांग्रेस -2। मोटे तौर पर देखिए बीजेपी को 23 का नुकसान, सपा को 28 का फायदा। यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। यूपी के ओपिनियन पोल से एक बात क्लियर है कि पश्चिमी यूपी में किसान आंदोलन बड़ा असर दिखा सकता है। कानून व्यवस्था में सुधार से पश्चिमी यूपी के वोटर्स खुश हैं। ध्रुवीकरण और समाजवादी पार्टी लोकदल गठबंधन का समीकरण भी मुद्दा हो सकता है। यूपी की राजनीति में पश्चिमी उत्तर प्रदेश को प्रयोगशाला कहा जाता है। समाजवादी पार्टी ने यहां कैराना का मुद्दा फिर सामने लाने का प्रयोग किया है और बीजेपी ने आज अखिलेश को कैराना और किसान दोनों मुद्दों पर टारगेट किया। आज समाजवादी पार्टी का चेहरा एक बार फिर से सबके सामने आ चुका है। कैराना से लेकर के बुलंदशहर, स्याना और लोनी तक जो चेहरे समाजवादी पार्टी के सामने आए हैं, कोई कैराना हिंदू व्यापारियों के पलायन के लिए जिम्मेदार अपराधियों को, मुजफ्फरनगर के दंगों के अपराधियों को और उन पेशेवर हिस्ट्री सीटर को अपना कैंडिडेट बना करके समाजवादी पार्टी ने अपने वास्तविक चरित्र को एक बार फिर से प्रदेश के सामने, देश के सामने प्रस्तुत कर दिया है कि प्रदेश के बारे में उनकी मंशा क्या है। आज में श्री अखिलेश यादव जी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जो किसानों के जन्मजात दुश्मन हैं, उनके कुछ बयान पढ़ रहा था। उन्होंने प्रेस के माध्यम से कहा कि वो किसानों के बड़े हितैषी हैं। अगर वो हितैषी होते तो उनके शासनकाल में किसानों के हित में कोई काम तो हुआ होता। उनकी सरकार के समय में गन्ना का भुगतान तक नहीं होता था। मेरे किसानों की फसल सूख जाती थी, बिजली नहीं आती थी। मेरे किसानों की फसल किसी आपदा में बर्बाद हो जाए तो 2-2 साल तक मुआवजा भी नहीं मिलता था। और वह किस मुंह से किसान की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद हम लोगों ने पहली कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश के 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ करने का काम किया। योगी ने कैराना का मुद्दा उठाया और कैराना विधायक नाहिद हसन के जेल जाने से बीजेपी को समाजवादी पार्टी के खिलाफ बड़ा मुद्दा मिल गया है। मैं योगी की तरह फर्जी मुकदमे में रोने वाला नहीं हूँ। विधायक जी जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं कि जीत होगी, योगी की तरह रोने वाला नहीं हूँ। यूपी चुनाव में समाजवादी पार्टी ने आपराधिक छवि वालों को जितने टिकट दिए हैं उसको लेकर योगी ने अखिलेश को घेर लिया है। अपराध और लॉ एंड ऑर्डर ऐसा मुद्दा है जिस पर समाजवादी पार्टी बैकफुट पर चली जाती है। कैराना के नाहिद हसन मौजूदा विधायक भी हैं। 1 साल से गैंगस्टर के मामले में फरार था। इसके बावजूद पहली लिस्ट में ही इसका टिकट फिक्स था। यूपी में लॉ एंड ऑर्डर बड़ा इश्यू है। समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बढ़ी तो नाहिद हसन का टिकट काटकर उनके परिवार को दे दिया, क्योंकि सवाल मुस्लिम वोट का है। 2011 की जनगणना के मुताबिक कैराना में करीब 19% हिंदू आबादी थी और 81% मुस्लिम रहते थे। उनको गिरफ्तार कर लिया है तो उनके परिवार में जिनके ऊपर एक भी मुकदमा नहीं होगा उनको टिकट देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने आवाज उठाई कि इनकी पहली लिस्ट जो है जिसमें दंगाइयों को, अपराधियों को, माफियाओं को उन्होंने टिकट दिया। आज उन्होंने, मैंने सुना कि एक टिकट बदल करके उसी अपराधी की बहन को टिकट दे दिया। कोई अपराधी हो या अपराधी का परिवार हो, ये समाजवादी पार्टी अपराधियों का संरक्षण करने वाली पार्टी है। समाजवादी पार्टी जो गुब्बारे में हवा एक तरह से भर जाती है, वो हवा निकलने वाली है। और यह कहने में मुझे कोई संकोच नहीं, पूरे विश्वास से कह सकता हूं, यह नई सपा नहीं है, ये वही सपा है जो 2014 में थी,
जो 2017 में थी, 2019 में थी, उससे भी खराब स्थिति में समाजवादी पार्टी 2022 में रही। बीजेपी का दावा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने फसादियों को टिकट दिया है। अब इस बार के पहले चरण के चुनाव में कितना लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा चलेगा और कितना हिंदू मुसलमान चलेगा, ये बड़ा सवाल है। इस बीच गाजियाबाद की लोनी विधानसभा से बीजेपी विधायक और पार्टी उम्मीदवार नंद किशोर गुर्जर को इलेक्शन कमीशन ने नोटिस भेजा है। दरअसल नंद किशोर गुर्जर का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो विवादित बयान देते हुए दिख रहे हैं। लोनी में ना अली, ना बाहुबली, लोनी में सिर्फ बजरंगबली। जय जय श्री राम। हम उनको लाएंगे, इसलिए लोनी में सिर्फ भगवान लाएंगे। वेस्टर्न यूपी में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आरएलडी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन तो हो गया है, लेकिन क्या अखिलेश और जयंत के लिए जाट और मुसलमान एक साथ वोट करेंगे? क्या जाट वोटर आरएलडी से टिकट पाए मुस्लिम कैंडिडेट को वोट करेगा? चौधरी अजीत सिंह की मृत्यु के बाद आरएलडी के लिए सहानुभूति की लहर तो है, लेकिन जयंत के खाते में जाटों का कितना % सहानुभूति वाला वोट जाएगा? और सबसे बड़ी बात, बीजेपी ने जाट लैंड में 17 जाट कैंडिडेट उतारे हैं, तो इन सीटों पर क्या जाट वोटर आरएलडी की जगह बीजेपी के प्रत्याशी को वोट देगा? इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द वेस्ट यूपी का नतीजा तय होने वाला है। साथ ही पश्चिमी यूपी में किसान फैक्टर भी हावी दिख रहा है। ये सपा बसपा कांग्रेस एक ही थैली के चट्टे बैठते हैं। इनकी नीति है कि जो भी योजना बने उस योजना का 15% तो जिनके लिए योजना बनती उन तक जाए, बाकी 85% या बेईमान या भ्रष्ट दलाल खा जाए। भारतीय जनता पार्टी ने इस पर लगाम लगाने का काम किया है। हमारी सरकार ने गन्ना किसानों का 1.5 लाख करोड़ रुपया का भुगतान किया। जब ये सत्ता में थे, इन्होंने वह भुगतान को बकाया छोड़ने का काम किया था, लेकिन हमारी सरकार ने पूरी जिम्मेदारी से उस काम को समझते हुए किसान की कोई समस्या ना हो, इस बात को ध्यान में रख के भुगतान कराने का काम किया। समाजवादी पार्टी और हम अन्य संकल्प लेते हैं कि जिन्होंने किसानों पर अत्याचार और अन्याय किया है उस भाजपा को हराएंगे, हटाएंगे। हमारी अपील है कि किसान अन्नदाता भारतीय जनता पार्टी को हराएं, हटाएं। साथ ही साथ हम अपने तमाम लोगों से कहेंगे इस अन्न संकल्प को से जुड़ें और इस आंदोलन को, इस कार्यक्रम को, इस फैसले को आगे बढ़ाएं। वेस्टर्न यूपी से आज किसानों से जुड़ी एक बड़ी पॉलिटिकल खबर आई। चुनावी हलचल के बीच केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत से मुलाकात की। संजीव बालियान और नरेश टिकैत एक ही खाप से आते हैं। नरेश टिकैत 1 साल तक किसान आंदोलन की अगुवाई करने वाले राकेश टिकैत के भाई हैं और इस मुलाकात से ठीक पहले उन्होंने एक यू टर्न लिया, जिसका पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चुनावी घमासान में बड़ा असर हो सकता है। भाई एक तो देखो, कल वैसे तो कोई आए नहीं रहे, ये गठबंधन वाले आए और वहाँ किसान भवन में इकट्ठे हो रहे थे। वहाँ से कह दिया हमने भी भाई अपना इनका ख्याल रखो, सारी वो है बातचीत। पर एक जो किसान संयुक्त मोर्चे की वो है, हम थोड़ा सा उससे, उसका जो बंधन है उससे हम थोड़ा सा बोल पड़े फालतू, ऐसे हमें करवा नहीं होता। हम संयुक्त मोर्चे से बगल नहीं है, किसान संयुक्त मोर्चा सर्वोपरि है। नरेश टिकैत के इस बयान का पॉलिटिकल मतलब समझिए। टिकैत ने 24 घंटे पहले पश्चिमी यूपी में एसपी आरएलडी गठबंधन को समर्थन देने का ऐलान किया, फिर कहा कि वो थोड़ा ज्यादा बोल गए। नरेश टिकैत ने लोगों से एसपी आरएलडी को सपोर्ट करने को कहा था, फिर कहा कि वो संयुक्त किसान मोर्चा के साथ हैं और एसकेएम किसी पार्टी के साथ नहीं है। यानी अब संयुक्त किसान मोर्चा एक्टिव तरीके से एसपी आरएलडी गठबंधन को अपना सपोर्ट नहीं दे रहा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी से किसानों की नाराजगी की बात हो रही थी, लेकिन योगी खुद 10 मार्च के नतीजों को लेकर कॉन्फिडेंट है। मैं प्रदेशवासियों को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, प्रदेशवासियों का, प्रदेश के जनता जनार्दन का आशीर्वाद होगा तो भारतीय जनता पार्टी 10 मार्च को फिर से प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी।
ग्राउंड जीरो रिसर्च के ओपिनियन पोल से यूपी के नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर की पिक्चर साफ है। बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बीएसपी से मुख्यमंत्री को लेकर लाइन क्लियर है, जबकि कांग्रेस में अब तक सीएम उम्मीदवार को लेकर कंफ्यूजन बना हुआ है। इस बात को उत्तर प्रदेश की जनता भी अच्छी तरह से जानती है, इसलिए सीएम की रेस में योगी बाकी नेताओं से लीड ले चुके हैं। इसमें वेस्टर्न यूपी के साथ रोहेलखंड के वोटर्स भी शामिल हैं। अब देखिए रोहेलखंड का मूड क्या है, जहां यूपी के 9 जिले हैं और विधानसभा की 52 सीट है। सीट की हम सीधी बात कर लेते हैं। सीट की स्थिति क्या है? रोहिलखंड में 52 सीटों में भारतीय जनता पार्टी 22 सीटें यानी 22 प्लस अपर एज आप देख सकते हैं सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी गठबंधन को 29 सीटें मिल सकती हैं, 29 सीटें जीत सकती है। कांग्रेस महज 1 सीट, बीएसपी खाता भी नहीं खोलेगी। तो इन दो पार्टियों की स्थिति तो चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो या रोहिलखंड हो, दोनों ही जगह बुरी नजर आ रही है। आइए कंपैरिजन हम कर लेते हैं 2017-2022 के दोनों के आंकड़े हम आपके सामने रखते हैं। 2017 में जहां पर 38 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने रोहिलखंड में जीती थी, ओपिनियन पोल के मुताबिक इस बार 22 सीटें आप देखिए घटी हैं। 2017 में समाजवादी पार्टी ने 14 सीटें जीती थी, तो ओपिनियन पोल के मुताबिक बढ़ा है। सपा प्लस अब 29 सीटों पर जीती दिखाई दे रही है। इसका मतलब यह हुआ कि फायदा समाजवादी पार्टी गठबंधन उनके सहयोगियों को मिल रहा है। सीधा सीधा 15 सीटों का फायदा जितनी बीजेपी से घट रही हैं, उतनी समाजवादी पार्टी में बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो 17 की तरह ही 2022 में रोहिलखंड में अगर हम बीएसपी और कांग्रेस की पार्टी की बात करें तो 1-0 तो दूसरी 1 सीट। रोहिलखंड में भी सामाजिक समीकरण और ध्रुवीकरण बहुत बड़ा फैक्टर साबित हो सकता है। शुरुआती राउंड्स के लिए अलग अलग सीटों पर उम्मीदवारों का नाम डिक्लेयर होने के बाद यह पहला ओपिनियन पोल है। अब तक 330 सीटों के नाम का ऐलान हो चुका है। बीजेपी ने 105 सीट के उम्मीदवार कंफर्म कर दिए हैं। सपा आरएलडी गठबंधन ने 38 सीट पर कैंडिडेट्स के नाम डिक्लेयर किए। कांग्रेस ने 125 सीटों पर उम्मीदवारों का सिलेक्शन कर लिया है। बहुजन समाज पार्टी ने 53 नाम तय कर दिए हैं। एआईएमआईएम ने भी 9 नामों पर मुहर लगा दी है। इस ओपिनियन पोल में जनता के मन की बात समझने की कोशिश हुई। यूपी चुनाव के सबसे सटीक विश्लेषण के लिए इंडिया टीवी ग्राउंड जीरो रिसर्च की टीम यूपी के अलग अलग इलाकों के वोटर्स तक गई। 25 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच 10,000 से ज्यादा लोगों की राय ली गई। यूपी के 5 रीजन की 73 विधानसभा सीटों में इंडिया टीवी और ग्राउंड जीरो रिसर्च की टीम पहुंची। सबसे अहम सवाल यह है कि वोटर का मिजाज क्या है, किस इलाके में किस पार्टी की हवा है, किस नेता के नाम पर लहर चल रही है। के एनालिसिस के लिए हमने सबसे पहले उत्तर प्रदेश को 5 अलग अलग हिस्सों में बांटा। अब वो 5 हिस्से कौन से देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 97, रोहिलखंड की 52, अवध की 111, बुंदेलखंड की 19 और पूर्वांचल की 124 सीटों तक हम लोग पहुंचे और वहां पर वोटर का मूड भांपने की कोशिश हुई। अब देखिए 73 सीटों का ओपिनियन पोल हम सबसे पहले आपके सामने रखने वाले हैं। 73 सीटों में सबसे पहले बात बुंदेलखंड की अगर हम करें, अवध के रीजन की बात करें, पूर्वांचल रीजन की बात करें और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, तो ये पूरा देखिए उत्तर प्रदेश का मैप आपके सामने और कहां कितनी सीटों तक हमने ये सर्वे किया और किन सवालों के साथ पहुंचे, ये हम आपके सामने रख रहे हैं। अब इस तरह जब यूपी के लोगों से उनके मुद्दे जाने गए तो पता चला कि करीब 38% वोटर सबसे बड़ी समस्या आवारा जानवर को मानते हैं, जिनसे किसानों की फसलों को नुकसान हो रहा है। 23% लोगों ने महंगाई को सबसे बड़ा मुद्दा बताया। करीब 11% बेरोजगारी को लेकर परेशान है। 7.25% लोगों के लिए राज्य की खराब सड़कें मुद्दा है। सिर्फ 4.5% जनता भ्रष्टाचार से परेशान है। 2.25% लोगों के लिए बिजली मुद्दा है। सिर्फ 2.25% के लिए कानून व्यवस्था मुद्दा है, जबकि 0.5% से भी कम लोगों ने महिला सुरक्षा को अपनी लिस्ट में रखा है। इस इशू बेस्ड ओपिनियन पोल का मतलब समझें तो योगी के उत्तर प्रदेश में उत्तम गवर्नेंस है। सड़कें, करप्शन, बिजली और यूपी के लॉ एंड ऑर्डर के मामले में लोगों की शिकायत 10% से भी कम है, जबकि महंगाई, बेरोजगारी और आवारा मवेशी उनके लिए चुनावी मुद्दा है। 20 करोड़ प्लस जनसंख्या वाले राज्य में
किसी सरकार के लिए इस परफॉर्मेंस को मैच करना अपने आप में एक चैलेंज है। अब बारी है बुंदेलखंड के ओपिनियन पोल की। फिर कहूंगा अनुमान है हमारे सर्वे के 19 सीटों में से बीजेपी 17 सीटें यहां से निकाल सकती है, यह हमारा सर्वे कह रहा है। इतने अनुपात में इतना स्ट्राइक रेट अभी तक किसी क्षेत्र में बीजेपी का हमारे सर्वे में दिखाई नहीं दिया। और सपा बाकी बची 2 सीटें, तो 17 यहां बुंदेलखंड में बीजेपी को जाती दिखाई दे रही हैं और 2 सीटें समाजवादी पार्टी को, बसपा को कोई सीट नहीं, कांग्रेस को कोई सीट नहीं और अन्य को भी कोई सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो इसका हम लब्बलोबाब समझते हैं कि आखिर यहां पर ये लगभग 90-95% का स्ट्राइक रेट कैसे है। अगर देखिए वोट शेयर गिर रहा है उसके मुताबिक भी एक बार कंपैरिजन भी देख लेते हैं शशि, फिर मैं आता हूं आपके पास। कंपेयर कर लीजिए आप इसको पिछली बार की तुलना में इस बार, तो आप देखेंगे पिछली बार 100% सीटें यहां की 19 सीटें जिस रीजन में हमने डिवाइड किया इसको बुंदेलखंड को 19 सीटों में वो जीती थी, वो घटकर 2 हो रही हैं। तो 2 सीटों का नुकसान बुंदेलखंड की 19 सीटों में से होता हुआ दिखाई देता है और बसपा 2 सीटें अपने लिए बढ़ा लेती। तो जहां पर 100% स्ट्राइक रेट था बसपा का, माफ कीजिएगा भाजपा का, वो थोड़ा सा घटता है, 19 की बजाय 17 सीटों पर जीत होती हुई दिखाई देती है। तो यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां भाजपा ने बहुत हद तक अपना बचाव कर लिया है। यहां बढ़ने का स्कोप था नहीं, घटने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन अब आप देख रहे हैं कि आप कंपैरिजन में आप देख लें, बीजेपी को 2 सीट का नुकसान, सपा को 2 सीट का फायदा। बुंदेलखंड में भी बीजेपी को अपने 5 साल के काम का फायदा मिलता दिख रहा है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर यानी सड़कों से लोग खुश हैं। कोरोना के वक्त सरकार की तरफ से बांटा जा रहा अनाज बीजेपी को फायदा दे रहा है। इलाके में बीजेपी के मजबूत जातिगत समीकरण हैं, लेकिन सिंचाई और पानी की समस्या यहां बड़ा सियासी मुद्दा है। चुनावी रैलियां बंद हैं, मगर वर्चुअल ताकत सबने झोंक रखी है। अब इंतजार 10 फरवरी का है, जब यूपी के पहले फेज की वोटिंग शुरू होगी। देखना होगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे मजबूत ओपनिंग कौन कर रहा है। पहले फेज में जिनकी शानदार बैटिंग होगी वो पार्टी अंतिम नतीजा बदलने वाला दांव खेल सकती है। डायरेक्ट लड़ाई बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच है और 10 मार्च को पता चलेगा कि अखिलेश की साइकिल रफ्तार पकड़ेगी या यूपी में एक बार फिर भगवा लहराएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।